माननीय प्रतिभा। सबसे पहले सर करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों संतों को नमन करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के दाता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश भारती बोस जी, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बोस जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोस जी, हमारे आज का संचालन कर रहे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आरसी धीमान जी, हमारा आज का कार्यक्रम का संचालन कर रहे आर्य नागेशन बोधी जी और हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक, कार्यकारिणी सदस्य, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर सोमवार को हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं और प्रोफेसर आरसी धीमान जी हमें इसके ऊपर जो विचार, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो परिभाषा है उसके बारे में हमें बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वता हमारी जिंदगी में वैसी ही है जैसे कि हमारी जिंदगी में शिक्षा का एक महत्व है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान वो चीज है जिससे हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। क्योंकि बाबा साहब ने हमें ये ऐसी एक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी है जिससे हम अपने दुख दर्द जो हैं दूर कर सकते हैं, जो कि 1947 से पहले जैसे कि ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई थी जिसमें सभी को समानता आर्थिक, शैक्षणिक, पॉलिटिकल और सब तरह की जो समानता है, जिसके लिए कोई ऐसी एक व्यवस्था पहले 1947 से देश आजाद होने से पहले नहीं थी। लेकिन बाबा साहब ने बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान दिया, जिसमें हर एक भारतीय को अपने जो अधिकार हैं उसकी जानकारी और उस अधिकारों को अगर कोई हनन करता है उसकी रक्षा किस तरीके से की जा सकती है, उसकी व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन में की। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमें प्रोफेसर आरसी धीमान जी को सुनना है, क्योंकि वो अपने हर एक आर्टिकल को पूरे विस्तार से बताते हैं कि उस आर्टिकल का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उसकी महत्वता आगे किस तरीके से हम उसको अपने यूज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा अभी समय ना लेते हुए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर आरसी धीमान जी जब आपको वो बताते हैं तो उसको बड़े ध्यान से सुनिए और उसको कॉपी पेन लेके उसको नोट करिए, ताकि आगे जो है आपको किसी तरीके की अगर मुश्किल आती है तो आप उससे उसकी जानकारी का फायदा लेते हुए आगे इसमें काम कर सके। साथियों, मैं अब प्रोफेसर आरसी धीमान जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो कार्यक्रम सुचारू करें, शुरू करें। जय भीम, जय। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। आज के हमारे एंकरिंग जो कर रहे हैं साथी, शायद उनका नेटवर्क वीक है। जी जी, तो हम उनको समापन के बाद में सुनेंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं, आंध्रा से हैं और हिंदी उनको आता नहीं है, इंग्लिश में बात करेंगे। तो धीमान साहब और आप उनसे बाद में 5 मिनट चर्चा जरूर करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। पहली बार मौका है उनका, तो मैं उनकी तरफ से ही माननीय धीमान साहब से अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। हेलो।
conclusion time, your time is 5 minutes. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। Your set voice now from the last 5 minutes. राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। साथियों, जैसा कि मैं हर वेबिनार में अपना यह डिक्लेरेशन आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, तो भारत के समस्त नागरिकों के लिए यह डिक्लेरेशन प्रस्तुत है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित इस संविधान चर्चा में अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट प्रतिपाल जी, प्रदेश संयोजक पंजाब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं संचालन कर रहे माननीय आर्या नगसेन बोधी जी, प्रभारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी एवं पूर्व विधायक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, समर्थक, उपासक एवं उपासिकाओं और भारत देश के समस्त नागरिक, आपके सामने एक स्लाइड है। उस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तमाम सारी सीढ़ियों पर चढ़ करके दीवार को पार करने का प्रयास कर रहा है, परंतु इतनी सारी सीढ़ियों को प्राप्त करने के बाद भी दीवार को पार नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट जो है याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान के संबंध में एक सवाल के जवाब में जो सवाल उनसे पूछा गया था कि क्या यह संविधान सफल होगा, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले यानी उसका उपयोग करने वाले, एग्जीक्यूट करने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो वह अंततः विफल साबित होगा। और संविधान चाहे जितना खराब हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वह अंततः सफल साबित होगा। तो स्थिति यह है कि एक व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी सीढ़ियां हैं, परंतु उन सीढ़ियों का उपयोग करना उसको नहीं आता है, इसलिए वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा। संविधान हो
या सीढ़ी हो, संविधान हो या सीढ़ी हो, उसके विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है उपयोग करने के लिए। कहने का मतलब कोई भी चीज हो, अगर हम उसको चलाना, उसको यूज करना नहीं जानते हैं तो अंततः हम सफल नहीं होंगे। इसलिए भारत के संविधान को भारत के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेबिनार के माध्यम से आप सब लोगों के सामने, देश के नागरिकों के सामने प्रस्तुत कर रही है, ताकि भारत में विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ या संविधान का शासन सफल हो सके। संविधान के शासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि लोगों को संविधान की जानकारी हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की जो परिस्थितियां हैं, इसमें नाना प्रकार की जातियों में भारत देश के नागरिक बटे हुए हैं और जातियों के बाद जो है धर्म में भी बटे हुए। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह प्रतीत होती, मुझे नजर आती है कि 6,743 जातियों और अनेकों धर्मों में बटे हुए भारत के नागरिकों को एक सूत्र में कैसे बांधा जाए, सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना संविधान का लक्ष्य, व्यक्तियों का कल्याण करना संविधान का लक्ष्य है, लोगों को न्याय देना संविधान का लक्ष्य है। इसलिए एक ऐसा संविधान जिसके माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों को ही नहीं, दुनिया के अंदर अन्य व्यक्ति जो भारत में आते हैं या भारत की टेरिटरी में होते हैं, उनको भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता और जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो। इस चैलेंज को भी संविधान निर्माताओं ने स्वीकार करते हुए एक बेहतर संविधान तक बनाया और बना करके दिया, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर was the chief architect of Indian Constitution. प्रयास से भारत का संविधान। दवाई कब लगी? अब भारत के संविधान के अंदर 3 अंग बनाए गए हैं, क्योंकि किसी भी देश के अंदर अगर कानून के द्वारा राज करना है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश को चलाना है, तो फिर सबसे सर्वोच्च संविधान ही होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता। सर्वोच्च विधि होती है संविधान, और संविधान के द्वारा 3 अंगों की रचना की गई। पहला अंग है विधायिका। विधायिका यानी जहां पर कानून का निर्माण होता है, लॉ मेकर्स है वो, और वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो विधायिका एक भाग है। दूसरा भाग है न्यायपालिका, क्योंकि सभी व्यक्तियों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्याय को एक अलग ब्रांच के रूप में संविधान के द्वारा निर्मित किया गया। जहाँ संविधान जो है कार्य विधायिका को निर्मित करता है, वहीं जो है संविधान न्यायपालिका को भी जन्म देता है, और न केवल न्यायपालिका को जन्म देता है बल्कि कार्यपालिका को भी जन्म देता है।
इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के संबंध में जो परिभाषा दी है, डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत सुंदर परिभाषा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के संबंध में कहा है कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों का सृजन ही नहीं करता, सृजन भी करता। राज्य के 3 अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का सृजन ही नहीं करता है, बल्कि उनके अधिकारों और शक्तियों को स्पष्ट करता है और उनको निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता भी है। यानी कि जो विधायिका है उसको संविधान द्वारा जन्म प्राप्त होता है और संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त होता है और संविधान द्वारा ही जो है उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसके कर्तव्य। इसी तरह न्यायपालिका और इसी तरीके से कार्यपालिका। परंतु विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंध में गांव देहात में, चौपालों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, क्योंकि वहां पर धार्मिक शिक्षा का बोलबाला होता है। संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, जो शक्तियां दी गई हैं, जिनके माध्यम से हमारी सभी अधिकार सुरक्षित है, उनकी जानकारियां प्राप्त नहीं हो पाती है। और शिक्षा के बगैर जो है, संवैधानिक शिक्षा के बगैर जो है, विधि के शासन को सफल कर पाना असंभव है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एजुकेट बोला, शिक्षित हो। शिक्षित हो से मतलब बाबा आज साहब दोपहर से सभी प्रकार की शिक्षा की अचानक से ये कोई गांठ सी बन रही है। एकेडमिक शिक्षा, BA, LLB, BSc, BCom, ये सब बाबा साहब ने लिए। एकेडमिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है। फिर बाबा साहब ने सामाजिक शिक्षा भी ली, सोशल एजुकेशन भी ली, और उसके बाद बाबा साहब ने आर्थिक शिक्षा भी ली। इकोनॉमिक्स में PhD उनकी है। यानी एकेडमिक एजुकेशन ली, सोशल एजुकेशन ली, पॉलिटिकल एजुकेशन ली और इकोनॉमिकल एजुकेशन ली, और बच गई कानून की शिक्षा। तो बाबा साहब ने कानून की भी शिक्षा ली, धर्म की भी शिक्षा। बौद्ध धर्म को उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, अन्य धर्मों को भी अध्ययन किया। तो एजुकेट के अंतर्गत ये सारी ब्रांचें आती हैं, और यहाँ पर जो है वेबिनार के माध्यम से मैं लीगल एजुकेशन की बात करता हूँ, वैदिक शिक्षा की, कि कम से कम संवैधानिक शिक्षा तो लोगों को लेनी चाहिए, हर हालत में लेनी चाहिए। अगर संवैधानिक शिक्षा ले ली, लीगल एजुकेशन ली, तो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको पीने के बाद व्यक्ति दहाड़ने लगता। लेकिन शिक्षा से आशय यह है कि आपको संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। जब संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है आपको, तो आप संघर्ष करने के लिए काबिलियत धारण कर लेते हैं। शिक्षा के माध्यम से इस संघर्ष की काबिलियत व्यक्ति में आती है, और शिक्षा के माध्यम से ही जो है व्यक्ति लोगों को संगठित कर पाता है। इसलिए बाबा साहब ने जो शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो की बात कही है, वो इसलिए कही है कि 6,743 जातियां जो भारत में हैं और विभिन्न धर्म हैं, उनको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। दिस वाज द पर्पज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।
अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, कि जो भारत देश है, भारत देश में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में सरकार की कितनी प्रकार की सरकारें हैं। तो नंबर एक, जो भारत के संविधान के अंतर्गत जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमें ये लक्षण नजर आते हैं। नंबर एक, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संविधान को अध्ययन करने के बाद समझ में आता है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स democratic form of government in which the party or a coalition of parties with the greatest representation in the parliament forms of the government, its leader becoming prime minister or chancellor. पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम जब उसको हिंदी में डिस्क्राइब करते हैं तो बात निकल के आती है संसदीय प्रणाली। यानी दुनिया के अंदर जो शासन करने की तकनीकी है, उस तकनीकी में भारत के संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली को एडॉप्ट किया गया है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली क्या होती है आप तो जानते हैं। संसद हमारे देश में है सरकार का लोकतांत्रिक रूप, जिसमें संसद या विधानसभा, विधायिका जिसे कहते हैं, विधायिका में संसद और विधानसभा दोनों शामिल है। तो यहाँ पर जो वर्ड जो है विधायिका शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप, जिसमें संसद यानी विधायिका में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व वाली पार्टी सरकार बनाती है और इसका नेता प्रधानमंत्री या चांसलर बनता है। क्योंकि हमारा संविधान जो है ब्रिटेन से प्रेरित, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनती है और जो 6,743 जातियां और विभिन्न धर्मों में विभाजित भारत देश के नागरिक अपना अपना प्रतिनिधि अपने अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए चुन करके भेजते हैं। अगर यह व्यवस्था किसी देश में लागू होती है तो फिर वहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। भारत के अंदर एक पॉइंट ये है संविधान में, दूसरा है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। Parliamentary republic is a republic that operates under a parliamentary system of government where the executive branch derives the legitimacy from and is accountable to the legislature. यानी कि संसदीय गणतंत्र एक ऐसा गणतंत्र है जो सरकार की संसदीय प्रणाली के तहत संचालित होता है, जहां कार्यकारी शाखा अपनी वैधता प्राप्त करती है और विधायिका यानी संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस बात को हम चाहेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा और समझाया जाए। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि जो है लोकतंत्र के अंदर जनता के द्वारा वोट दे करके जब प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजा जाता है
तो सारे के सारे मेंबर्स जो है वहां जीतकर पहुंच जाते हैं और वह यह प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली, यहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली के रूप में ये स्थापित होता है। परंतु उस संसदीय प्रणाली में जीते हुए जो प्रतिनिधि होते हैं विभिन्न दलों के, उन विभिन्न दलों में गवर्नमेंट कौन बनाएगा? गवर्नमेंट वो बनाता है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है या जिसके पास बहुमत होता है, मेजोरिटी, बहुमत की सरकार। तो बहुमत की सरकार बनती है जिसका जो है लीडर प्रधानमंत्री होता है। ये है संसदीय गणतंत्र, संसदीय प्रणाली का लक्षण। अब इतने सारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां जीत कर गए, वह सरकार जब बनाते हैं तो सारे के सारे लोगों को जो है शासन करने में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। तो वो सारे के सारे जो प्रतिनिधि जीत के गए हैं गवर्नमेंट और जो बहुमत की जिसको प्राप्त हुआ है लीडर को, वह एक मंत्रिमंडल बनाता है और उसका नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। तो जो मंत्रिमंडल बनता है जिसमें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री जिन्हें कहते हैं, या रक्षा मंत्री, बहुत सारे जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री या स्वतंत्र विभाग के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये मंत्रिमंडल कहलाता है एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव निकल के आता है विधायिका से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये लोग, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या अन्य मंत्री, ये ऑल आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। परंतु चूंकि जब मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो ये विधायिका के का हिस्सा होने के साथ साथ जो है ये कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं और ये गवर्नमेंट के रूप में इस्टेब्लिश होते हैं। और इनकी जो है जवाबदेही, ये जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, इसकी जवाबदेही संसद के प्रति होती है। संसद के प्रति यह जवाबदेह होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल फॉर द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव, विधायिका के प्रति ये जवाबदेह होती है। तीसरा बिंदु है फेडरल रिपब्लिक। फेडरल रिपब्लिक का क्या मामला है? फेडरल रिपब्लिक का मामला ये, अभी तो मैंने आपको संसदीय लोकतंत्र के विषय में बताया किस तरह से संसदीय लोकतंत्र कायम हुआ। फिर जो है दूसरा आया आपका संसदीय गणतंत्र। अब आ रहा है फेडरल रिपब्लिक। फेडरल क्या होता है कि फेडरल रिपब्लिक इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स with republican form of government. Most federal republics codify the division of the powers between orders of the government in written constitutional documents. कहने का मतलब है संघीय गणतंत्र। संघ क्या होता है? First of all, we have to understand about the संघ, फेडरल। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया, दैट इज भारत, shall be the union of the states.
भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि केंद्र की जो सरकार होती है वह संसद के द्वारा बनती है, संसदीय प्रणाली है उसमें अडॉप्ट की गई है। और जो स्टेट के अंदर सरकारें होती हैं तो स्टेट और जो केंद्र होता है इन दोनों के द्वारा जो है भारत का निर्माण हुआ है। इसलिए कहा गया इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट, राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। तो संघीय गणतंत्र के रूप में इसको आगे समझिए। संघीय गणतंत्र यानी सरकार के गणतांत्रिक रूप वाले राज्यों का एक संघ, तो मैंने समझा दिया। अधिकांश संघीय गण राज्य एक लिखित संवैधानिक दस्तावेज में सरकार के आदेशों के बीच शक्तियों के विभाजन को संहिताबद्ध करते हैं। यानी जो गणतंत्र है उसको ऐसे समझ लीजिए कि गणतंत्र में वंशानुक्रम में राजा नहीं होता, किसी वंश का द्वारा जन्मा व्यक्ति राजा नहीं होता। जैसे कि हम कहें कि भाई लोधी वंश में लोधी के परिवार से जो है जो शासक पैदा हो रहे हैं सारे के सारे वहीं से निकल के आ रहे हैं। गुलाम वंश में वहीं से निकल के आ रहे हैं। तो जो गणतंत्र है, गणतंत्र में जो भी देश का प्रथम नागरिक होता है वह वंशानुक्रम में नहीं होता, उस वहां तक पहुंचने के लिए अवसर देश के समस्त नागरिकों के लिए ओपन होता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति को ये अवसर प्रदान किया गया। गणतंत्र और लिखित संविधान होता है। इस तरह से गणतंत्र के विषय में अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इज ए स्टेट वेयर द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एंड रूल्स आर सेट डाउन इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक गणतंत्र की बात जब हम करते हैं तो संवैधानिक गणतंत्र में एक ऐसा राज्य है जहां मुख्य कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव, जहां पर एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि चुने जाते हैं और नियम लिखित संविधान में निर्धारित किए जाते हैं। यानी संविधान लिखित रूप से होता, मौखिक नहीं होता। एवरीथिंग शुड बी कोडिफाइड। तो आगे चलते हैं। अब बात आती है भाग 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। आपने अभी भाग 4 के संबंध में समझा था। भाग 4 में जो है राज्य के प्रति नीति निर्देशक सिद्धांत तो संविधान में निर्धारित किए गए थे कि राज्यों को इन सिद्धांतों के अनुसार पॉलिसी बनानी। वो चैप्टर जो है आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 5 के अंदर यानी कि द एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी, जो कार्यपालिका है। 3 अंग मैंने बताए थे, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 अंग हैं। और ये जो कार्यपालिका है
ये संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसके अनुच्छेद 52 में एक प्रेसिडेंट की बात की गई। आर्टिकल 52 के अंदर जो है राष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है। क्या बताया गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो संविधान का आर्टिकल 52 है, वह भारत देश के लिए एक प्रेसिडेंट की बात करता है। There shall be a president of India. There shall be a president of India. यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 राष्ट्रपति की पोस्ट को क्रिएट करते हैं। ये आर्टिकल 52 संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का एक पद क्रिएट किया जाता है, क्रिएट करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के द्वारा जो है भारत के अंदर एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, यानी कि राष्ट्रपति को जन्म यहाँ से पद को जन्म दिया जाता है। तो संविधान ही वो है जो है मुख्य विधि, जिसके द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का सृजन होता है, उनकी शक्तियां और उनके अधिकारों को स्पष्ट किया जाता है। तो राष्ट्रपति भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और भारत देश के अंदर जो संविधान के द्वारा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, 4 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए संविधान बना हुआ है, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य, उनका चुनाव इत्यादि के संबंध में बताया गया है। तो अभी जो समय है वह देख लेते हैं। 9:49 हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग ले सकते हैं, टाइम है 10 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो शक्तियां हैं उस संबंध में हम लोग जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। अभी ये बात मैं कहना चाहूंगा 10 मिनट के अंदर कि जो हमारे साथीगण हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक यूट्यूब पर चैनल है अपना, और उसमें सब्सक्राइब करें और उसमें जो वीडियोज हैं डाले जाते हैं उसको शेयर करें, क्योंकि हमारी जो ताकत है वह मीडिया है
और मीडिया का इस्तेमाल करना सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सभी बौद्ध अनुयायियों की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो RBM इंडिया हम लोग का चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब खुद करें और बाकी परिवार के अंदर सब लोग को सब्सक्राइब करवाएं, मित्रों को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि जो है जो उस चैनल के अंदर वक्तागणों के द्वारा या संविधान के संबंध में जो जानकारियां दी जाती हैं उसको जंगल की आग के तरीके से पूरे देश में फैलाया जा सके। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी जिम्मेदारियों को कितना निर्वाह करते हैं, ईमानदारी से हमको ये अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए करना होगा। विधि के शासन के लिए, सफलता के लिए ये जरूरी कार्य है। वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। और अभी जैसे 111 लोग हैं, 111 लोग अगर जो है इस वीडियो को देखें तो 111 लोग का व्यू आएगा, और 111 लोग अगर जो है इसे लाइक करते हैं तो 111 लाइक होगी। तो अगर ये लोग जो है 5-5 लोगों को शेयर कर दें तो ये 500 के ऊपर पहुंच जाएगा। और 500 लोगों तक अगर ये बात पहुंच जाती है तो पता नहीं किसको अच्छी लग जाए, किसको कौन सी बात समझ में आ जाए और उसकी जिंदगी बन जाए। तो संविधान के संबंध में मेरा यही कहना है कि अगर संवैधानिक शासन को सक्सेस करना है तो जो है संवैधानिक वीडियो और उसके अलावा अगर जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित भारत में समाज का निर्माण, तो अन्य वीडियो जो RBM पर जो है माननीय बादल सिंह बौद्ध जी अथक प्रयास करके रिकॉर्ड करके उस पर लोड करते हैं, उसको आप देखिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने में कोई मेहनत नहीं लगती है, निःशुल्क शेयर है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारा सोशल वर्क है। अगर आप एक क्लिक करके शेयर कर देते हैं तो आपने सोशल वर्क कर दिया। जरूरी नहीं किसी भूखे को खाना खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, निवस्त्र व्यक्ति को वस्त्र दे, ज्ञान का दान, यानी कि शिक्षित हो, शिक्षित करो और संगठित हो। तो हमारे जो साथी हैं बाबा साहब के स्टेटमेंट के संबंध में कहते हैं, शिक्षित हो नहीं, शिक्षित करो। कैसे शिक्षित करना है? एक शेयर करना। आपने शेयर कर दिया, सामने वाले ने देख लिया, आपने 10 लोग को शेयर किया, 2 लोगों ने देखा, 2 लोगों ने 10 को शेयर किया। इस तरीके से ये जंगल की आग के तरीके से फैल सकता है। परंतु हम जब अपने हितों के संरक्षण के लिए, अपने पीढ़ियों के हितों के संरक्षण के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, अहिंसा के लिए, शांति के लिए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, रिजर्वेशन के लिए और देश को उन्नति तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे तो ये सारे लक्ष्य पूरे। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा कि ये कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है आज के हालात में। और दूसरी बात, सबसे उच्च कोटि का कार्य है ये। अगर आप इस वीडियो को या जो है जो
RBM पर वीडियो है, उसको शेयर करते हैं, तो आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कहे हुए कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि उन्होंने कहा शिक्षित करो, शिक्षित हो नहीं, शिक्षित करो। कैसे शिक्षित करोगे? शेयर करोगे। जब शेयर करोगे दूसरा व्यक्ति उसको सुनेगा, शिक्षित आपने कर दिया, लीगल एजुकेशन दे दिया। संघर्ष करो, संघर्ष होगा नहीं, अपने आप नहीं होगा। संघर्ष करने के लिए काबिलियत हासिल तब होगी जब लोग शिक्षित होंगे। और संगठित करो, ये ड्यूटी है हम सब लोग की राष्ट्रीय में। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात एक समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और एक बात और कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको राष्ट्रपति की ताकत का पता चलेगा। राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत है इसका पता जो है आपको चलेगा। इसलिए जो कमिंग मंडे है उसमें एक लक्ष्य लेके चलिए कि 5-5 लोगों को अगर आप कसम खा ले कि मुझे जोड़ना है तो 500 लोग होंगे। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपने हितों को संरक्षित करने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। जय हिंद, नमो बुद्धाय।